जय हिंद दोस्तों। जल के क्लास में आज हम देखने वाले हैं ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, जिसको भारी जल कहते हैं। उसे जल के जितने प्रकार थे पिछली क्लास में आपने देख ही लिया, जैसे कि कठोर जल, मृदु जल, आशुद्ध जल, इन सब की बातें हो चुकी हैं। और आज की क्लास में बस यही है, अब भारी जल जानिए। अब भारी जल क्या होता है? जैसे जल का फार्मूला होता है H2O, आपको पता है कि जल का फार्मूला होता है H2O, लेकिन जो भारी जल होता है उसका फार्मूला होता है D2O। वास्तव में हाइड्रोजन का ही ऑक्साइड ये भी है, और हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका नाम है ड्यूटेरियम। वैसे भी जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड जल होता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक का जो ऑक्साइड होता है ड्यूटेरियम, उसका ऑक्साइड जो होता है वो भारी जल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं D2O, भारी जल। ये होता है जल के ही समान होता है। इसका सूत्र होगा D2O, जैसे H2O होता है वैसे ही D2O होगा। यहाँ पर इसके अणुभार की अगर हम बात कर लें, इसका अणुभार 20 होता है। कैसे होता है इसको जानिए। जैसे हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उस ड्यूटेरियम का सूत्र होता है 1D2, मतलब ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा, इसका भार जो होगा 2 होगा। जब बात होगी D2O की तो 1D का भार 2 होता है, तो 2 गुणे 2 इसका होता 16, तो 4 प्लस ये 16 बराबर इसका 20। हमने लिख भी दिया है कि D2O का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। आप ऐसे निकाल लेंगे D2O 1D के लिए 2 होता, 2D के लिए 4 हो जाएगा, 16 ऑक्सीजन का होता, मिला करके ये 20 जो अणुभार आता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको भारी जल कहते हैं। हाँ, अगर बात करें इसकी खोजकर्ता कौन है, इसको खोजने वाले कौन है, तो खोजने वाले का नाम यूरे है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि भारी जल के खोजकर्ता कौन है, तो भारी जल के खोजकर्ता यूरे हैं। और भी जानना है कि ये जल के समान कैसे होते हैं। वास्तव में जल का जो 6000 अणु होता है उसमें एक अणु D2O का होता है। अब अगर नहीं समझ में आते आप ऐसे समझिए, आप 6000 लीटर आप पानी ले लीजिए, और उस 6000 लीटर में 1 लीटर, अब ये जान लीजिए 1 लीटर की जो मात्रा होगी वह D2O की होगी। यहाँ पर ऐसे क्लियर करिए कि हमने लिखा है जल के 6000 अणु में एक अणु D2O का होता है। यहाँ से नहीं कन्फर्म होता, आप ऐसे समझ लीजिए कि 6000 लीटर पानी में 1 लीटर D2O होता है। अच्छा, D2O क्या पानी जैसा होता? बिल्कुल होता, क्योंकि उसी पानी में मिला होता। बस अंतर क्या है कि D2O जो होता है वो गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने के कारण ही नाभिकीय संयंत्र में ये मंदक के रूप में जो उसके न्यूट्रॉन होते हैं, चूंकि तेजी से गति करते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में, ऐसे ही जब कोई चीज़ बहुत तेजी के साथ गति करता है, न्यूट्रॉन जिसे बोलते हैं नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय रिएक्टर में, तो उसे वो मंदक करने के लिए, उसके गति को मंद करने का कार्य करता है। और मंद करने का कार्य इसलिए करता है क्योंकि वह गाढ़ा होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कह दिया जाए आपको दौड़ने के लिए, बिल्कुल हवा में दौड़ेंगे तो तेज़ी के साथ दौड़ेंगे। अगर यही आपको पानी में दौड़ा जाने लगे तो आप पानी में उतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे जितना तेज हवा में दौड़ सकते, क्योंकि हवा में कोई टकराव नहीं है, आप आराम से निकल जा रहे हैं बिना किसी बाधा के। लेकिन जब आपके हाथ पैर के पास पानी हो जाएगा तो थोड़ी सी चलने में बाधा होगी। हाँ, जाएंगे लेकिन चलने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे ही नाभिकीय रिएक्टर में जब स्टार्ट होता है तो उसमें न्यूट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, और काफ़ी तेज़ी के साथ न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो ये जब काफ़ी तेज़ी के साथ निकलेंगे तो अनावश्यक रूप से निकलना कह सकते हैं। तो उसको निश्चित करने के लिए, उसकी गति को कम करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन निकले सभी, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रॉन सब निकले, लेकिन यदि वो मंद गति से निकलते हैं तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। उससे नाभिकीय रिएक्टर का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी होगा, ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ें भी होती हैं, वो भी उसके न्यूट्रॉन की गति को मंद करने का कार्य करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ भारी जल की बात हो रही है तो भारी जल का काम केवल इतना होता है, न्यूट्रॉन को मंद करने का, उसकी गति को, उसकी वेलोसिटी को, उसके रनवे को कम करने का काम ये गाढ़ा होने के कारण D2O करता है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि जल के 6000 अणुओं में एक अणु D2O का होता है। बात आती है कि D2O का निर्माण कैसे करते हैं। हमने शुरू में बताया कि जो D2O होता है वो जल में ही मिला होता है।
अब जल में ही मिला होता है, इसका मतलब उसको जल से अलग करना है। तो जल से अलग करने के लिए पहले ये देखा जाता है क्या जल का और D2O दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है एक समान है। बिल्कुल एक समान नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1.24 का अंतर होता है। 1 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, या 1.25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। 101.24 डिग्री सेल्सियस भारी जल का होता है, और जबकि पानी का जो क्वथनांक होता है H2O का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बस थोड़ा सा बहुत मार्जिन सा अंतर है, 1.24, यहाँ 1.25 कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो इसे हम निर्माण प्रभाजी आसवन विधि से कर लेते हैं। याद रखिए, जब दो द्रवों का क्वथनांकों का अंतर बहुत कम पाया जाता हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक पाया जाता हो, 10 डिग्री तक पाया जाता तब भी चल जाता है, तो इस प्रकार से उस मतलब यौगिक को निकालने के लिए हम प्रभाजी आसवन का प्रोसेस तय करते हैं। क्या होता प्रभाजी आसवन? एक गोल पेदी का फ्लास्क लेंगे, यहाँ पर हम बना देते हैं ऐसे, समझने के लिए आप ऐसा कर लीजिए। एक गोल पेदी का फ्लास्क लेंगे, लेकिन ध्यान रहे इस गोल पेदी का फ्लास्क की जो ये ऊपरी नली होगी ये काफ़ी बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। अभी हम बताते हैं कि इस नली को हम बड़ी क्यों ले रहे हैं। देखिएगा, ये है, यहाँ पर आप जो पानी रखेंगे 6000 अणु हम न्यूनतम मान रहे हैं कि 6000 अणु इसमें होंगे H2O के, तो इसमें एक अणु जो होगा वो D2O का भी होगा। मतलब आप ऐसा कह लीजिए, इसमें D2O और प्लस H2O इसमें मिक्स है। इस आसवन फ्लास्क में D2O और H2O मिक्स है। अब आप इसको नीचे किसी बर्नर की सहायता से गर्म करिए, और जब बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे आप 100 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे 100 डिग्री पहुंचेंगे ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद ये साइड से निकल जाएगा, ये इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। और इसका चूंकि क्वथनांक जो होता है 101 होता है, जब तक 101 टेम्परेचर नहीं पाएगा तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा, इसी में घूम घूम करके उबल उबल करके इसी पर रह जाएगा। अच्छा, उबलेगा भी नहीं जब तक 101 नहीं हो पाएगा। तो 100 डिग्री होगा तो उबलना शुरू होगा, और उबल करके भाप बन करके पानी अलग निकल जाएगा। हमने ये कहा जो ये आपकी लंबी ट्यूब दिखाई दे रही है, लंबी नली दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये होता है कि आप जब इसको पानी को या इस मिश्रण को जब आप गर्म करते रहेंगे, हो सकता है कभी इसका टेम्परेचर 101 दशमलव कुछ हो जाए या 101 डिग्री पर पहुंचा ले जाए, तब यह निश्चित है कि अब D2O भी उबलना शुरू हो जाएगा, नीचे नहीं बैठा रहेगा। तो D2O भी उबल करके ऊपर जाएगा, लेकिन जितना टेम्परेचर नीचे का होगा 101 दशमलव अगर 2-5 डिग्री नीचे का टेम्परेचर है, तो ऊपर जाते जाते ये टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब ऊपर जाते तो टेम्परेचर कम हो जाए, गाढ़ा होने के कारण ये नीचे की तरफ फिर गिर जाता है, तो D2O इसी में रह जाता है। और जिनका घनत्व कम होता है वो ऊपर उड़ करके ये दूसरी साइड में दूसरे ग्राही फ्लास्क में यानी अलग हो जाते हैं, और अपना D2O जो होता है वो सेफली इसमें बचा रह जाता है। अब ये तो एक विधि हो गई, आप इसको कह सकते हैं प्रभाजी आसवन से। बिल्कुल बहुत आसान सा रहा, समझने के लिए इतना ही कि एक लंबी नली का आसवन फ्लास्क लेते हैं, उसमें पानी और D2O के मिश्रण को, क्योंकि आप D2O देख नहीं रहे हैं, पानी ही देख रहे हैं, तो पानी को ही उसमें रख देंगे, और जब गर्म करेंगे ये, आपको ध्यान ये रहे कि लगभग 101-102 तक गर्म करेंगे, तो लंबी नली रहेगी, ऊपर जाते जाते ये वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो गए, तुरंत निकल जाएगा। 100 डिग्री वाला जितना मालिक्यूल होगा यानी पानी का जो मालिक्यूल होगा वो बाहर निकल जाएगा, और 101 डिग्री वाला मालिक्यूल जो होगा वो नीचे इसी तलहट में इसके बैठ जाता है। अगर बात करें कि इसका निर्माण कहाँ ज़्यादातर होता है, तो उड़ीसा के तालचेर एक स्थान है, उड़ीसा में एक तालचेर एक स्थान है जहाँ पर भारी जल का निर्माण किया जाता है। और भारी जल का निर्माण किया जाता है, इसका उपयोग तो आप जान ही रहे हैं मंदक के रूप में, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग यही होता है। वैसे बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो इसका हमारे शरीर में नुकसान ही है, हमारे शरीर में इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये नहीं है कि पानी नहीं है तो चलो D2O ही पी लेकर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि D2O अगर शरीर के अंदर जाता है, जितनी भी बायोलॉजिकल क्रियाएँ हमारे शरीर के अंदर होती हैं वो सब स्टेबल हो जाएंगी, मतलब अस्थायी हो जाएंगी, कार्य करना बंद कर देंगी, क्योंकि ये गाढ़ा होता है। अब आप कहेंगे गाढ़ा ये होता, हम तेल भी पी सकते हैं वो भी गाढ़ा होता है, नहीं, इसका कुछ प्रभाव अलग होता है। ये हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन पर प्रेशर दे देता है, मतलब उसको स्टेबल कर देता है, कार्य करने नहीं देता है, वो जम जाता है। और द्रव
धरो इससे हल्का होता है। अब कहाँ 6000 मालिक्यूल में ये एक अकेला मिलता है। तो इसलिए पानी हमारे लिए सुपाच्य है और अन्य पदार्थों को गलाने का भी काम करता है, एक विलायक का कार्य करता है। हमने शुरू में बताया एक ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, एक अच्छा विलायक होता है, ये सब आपको पता है। अच्छा, हमने बताया कि इसका निर्माण जो है उड़ीसा के तालचर नामक एक स्थान है उड़ीसा में, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। हाँ, इसके निर्माण की एक विधि और है जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटन विधि। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसमें आपने देख लिया आसवन फ्लास्क में। इसमें करना क्या है कि स्टील का एक पात्र लेंगे और स्टील का जो पात्र होगा इसको इस्पात बोलते हैं, इसको आप कैथोड से जोड़ दीजिए, मतलब नेगेटिव से जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए हमने लिया ये, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये एक स्टील का पात्र लिया और इस स्टील के पात्र को हम नेगेटिव से यानी कैथोड से जोड़ देते हैं और उसमें एक निकल की रॉड को डाल देते हैं। निकल की रॉड जो कि हम इसको कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव से और इसे हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव से। अब जब दोनों के बीच में हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो पानी गर्म हो जाता है और जैसे ही ये पानी गर्म होता देख रहे हैं, ये एग्जिट यहाँ से ये पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो भारी होता है इसी में बचा रह जाता है और जो भारी होता है इसको हम भारी जल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये D2O का निर्माण हो गया। D2O की उपयोगिता भी हो गई और ये भी जान लिए कि इसके खोजकर्ता कौन है, यूरे हैं। कहाँ ज़्यादा इसका निर्माण किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। इसका अणुभार कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखें। इसका अणुभार 20 होता है, हमने निकाल करके भी बता दिया इसका अणुभार 20 कैसे होता है, इसको भी क्लियर कर दिया। भारी जल के बारे में इतना ही बहुत कुछ है आपके लिए। और अब हम चर्चा एक बार फिर से कर देते हैं, जितना पिछला हमने क्लास लिया अब उसको एक बार हम रिवाइज कर दें आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग इसमें नए भी जुड़े होंगे, तो कम से कम ये रहे कि अच्छे से वो जान जाए कि पिछली क्लास में क्या हुआ था। जैसे जल के बारे में बताया ही गया था कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, इसका सूत्र H2O होता है, इससे सब लोग चीज परिचित है। जल के प्रकार के बारे में बताया गया था। वैसे हमारा जो पहला वीडियो रहा वो जल की कठोरता से रहा, कठोर जल से रहा। यहाँ पर हम लिख देते हैं जल को जब हमने डिवाइड किया था तो एक आया था कठोर जल, कठोर जल, उसके बाद बताया था आसुत जल, उसके बाद बताया था मृदु जल, और आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़े हैं भारी जल। ये जल का प्रकार था A, B, C और D, 4 प्रकार के जल को बताया गया था। पहले में आपको कठोर जल बताया गया था। कठोर जल में ये बताया गया था कि जब H2O के साथ ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के अणु मिल जाते हैं तब हम इसे कहते हैं कठोर जल। लेकिन ये कठोर जल का मतलब ये होता है, इसमें 2 प्रकार की कठोरताएं पाई गई थी। एक कठोरता थी अस्थाई कठोरता और एक कठोरता थी अस्थाई कठोरता, ये सब बताया जा चुका है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, यही जब ये बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तब जल, सॉरी हमने यहाँ इसको लिखना चाहिए था, जब इसमें ये बाइकार्बोनेट घुले होते हैं सोडियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम के, तब वो जल की कठोरता वो अस्थायी कठोरता होती है। लेकिन जब इसमें सल्फेट या इसके क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट उपस्थित होते हैं तो जल की अस्थायी कठोरता होती है। और जब बाइकार्बोनेट होते हैं तब उसकी अस्थायी कठोरता होती है। इसको हमने बताया था किस प्रकार से इन दोनों की कठोरताओं को दूर करेंगे, कौन हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद आसुत जल की बात बताया। आसुत जल को बताया गया कि प्योरली जो होते H2O होते, इसमें अन्य कोई भी एलिमेंट नहीं उपस्थित होता है। वैसे ये पीने में प्रयोग इसका नहीं किया जाता है क्योंकि बिल्कुल ये आसुत होते हैं, मतलब कोई स्वाद नहीं मिलेगा। वास्तव में इसी का जो pH मान होता 7 होता है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आप आसुत जल को ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें H2O के अलावा कोई अन्य मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं होता है।
बात होती है मृदु जल की। मृदु जल में H2O में ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम हमारे लिए कुछ उपयोगी एलिमेंट इसमें जुड़ जाते हैं, कुछ उपयोगी एलिमेंट जुड़ जाते हैं जो अब ये कहेंगे कि जल में कुछ स्वाद आ जाता है। उसे स्वाद कहना तो बहुत सही नहीं है, क्योंकि जल की जो रासायनिक परिभाषा है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं जो हमारे पीने योग्य हो जाता है वो मृदु जल ही होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के मालिक्यूल ये कुछ अन्य तत्वों के साथ मिल करके मालिक्यूल बना लेते हैं, इसमें ये घोले होते हैं जो पीने योग्य हो जाते हैं। भारी जल की बात अभी आपने देख लिया जिसका फार्मूला D2O होता है, बाकी सभी के फार्मूले में H2O रहेगा, लेकिन भारी जल के फार्मूले में D2O रहेगा, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड। ये भी बताया गया कि इसका जो अणुभार होता है 20 होता है, और सभी का अणुभार जहाँ जहाँ पर देखेंगे सब जगह पर इसका अणुभार जो होता है वो 18 होता है। इस प्रकार से जल का पूरा टॉपिक, जल का पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप ये सब जान गए होंगे, कठोर जल, आसुत जल, मृदु जल, भारी जल, इनके हर प्रकार के बारे में, कैसे इनकी क्या उपयोगिता है, कैसे इसको बनाते हैं, इन सब की चर्चाएं इस वाटर नामक चैप्टर में सब हो चुका है। आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।